Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो MCQ फॉर द M.Com सेम 3 स्टूडेंट। ये वीडियो जो है हमने बनाया है हमारे प्यारे सब्सक्राइबर मिश्रा विशाल के कहने पे। उन्होंने कहा था कि सर सेम 3 M.Com के MCQ वीडियोस बनाइए, तो दिस इज़ द थर्ड MCQ वीडियो फॉर M.Com स्टूडेंट। अब तक हमने 2 वीडियो बना दिए हैं MCQ के फॉर द रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर एंड फॉर स्वेप चैप्टर। 2 चैप्टर के MCQ वीडियोस हमने बनाए थे। अब ये फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर थर्ड चैप्टर है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। उसके अंदर कौन से MCQs आ सकते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है इस वीडियो के अंदर। एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना उसको, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपको वॉइस कम लगती हो तो हेडफोन यूज़ करिए क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट या टूल नहीं है जिससे मैं मेरे वॉइस को लाउड कर सकूं, पर आप हेडफोन यूज़ करोगे आपको क्लियरली वॉइस सुनाई देगा। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और हम लोग उसको काफ़ी जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट MCQ फॉर इंडियन फिनेंशियल system. The first MCQ is simple one. IMF stands for what? IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मनी फंड, इंडियन मनी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मिलिट्री फंड. Which one is the correct option? Simple one is ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। द करेक्ट आंसर इज IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगर आपको आंसर आता हो बेटा तो आंसर कमेंट करिए ताकि आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाए और हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है। द सेकेंड वन इज SDR स्टैंड फॉर। SDR क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सब्सिडाइज ड्राइंग राइट्स, सब्सिडरी डेवलपमेंट राइट और सिक्योरिटी डिपॉजिट राइट। क्लियर? SDR अगर आपको पता हो तो IMF की एक सिक्योरिटी है, ऐसा आप समझ लीजिए। द करेक्ट आंसर इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखिए ये जो होता है कंट्री का पावर शो करता है। जिस कंट्री का शेयर ज्यादा होगा IMF के अंदर, क्लियर, उस कंट्री का SDR ज्यादा होगा, और आपका जितना SDR ज्यादा होता है आपका उसके अंदर चलेगा भी ज्यादा। हर एक कंट्री जो होती है वो IMF को फंड प्रोवाइड करती है। क्लियर? ऐसा समझ लीजिए जैसे हम हमारा पैसा बैंक में रखते तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। हमारे पास प्रूफ क्या है? हमारे पास प्रूफ में पासबुक है कि ये हमने इतना पैसा दिया है। तो जितनी कंट्रीज जो है मिलके एक फंड प्रोवाइड करती है IMF को, और उसके बदले में कंट्रियों को SDR मिलता है। जितनी भी कंट्रीज है उनको SDR मिलता है। अब उससे क्या फ़ायदा है? आपके पास जितना ज़्यादा SDR होगा आपका कंट्रोल IMF पे ज़्यादा होगा, ऐसा आप समझ लीजिए इन अ शॉर्ट। क्लियर? SDR एक बड़ा कंसेप्ट है, मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? और SDR का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF? क्यों IMF बनाया गया? क्लियर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद IMF को बनाया गया, ये बॉडी एस्टैब्लिश हुई। क्यों एस्टैब्लिश की गई? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड, टू एस्टैब्लिश मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, और ऑल ऑफ द अबव। भाई IMF क्यों बनाया गया? ताकि हर एक कंट्री मिलजुल के रहे, आगे बढ़े, सारे देश सारी दुनिया में एक साथ ट्रेड हो, मतलब हर एक कंट्री व्यापार कर सके, और एक करेंसी सिस्टम डेवलप किया जाए कि इजीली करेंसी कन्वर्ट हो सके, एक मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम खड़ा किया जाए। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट IMF के हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। IMF ये सभी चीजों के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ IMF सिचुएटेड एट। कहाँ पे IMF का हेडक्वार्टर है? फिलीपींस, USA, वॉशिंगटन DC और मैक्सिको। द करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन DC। क्लियर? वॉशिंगटन के अंदर IMF का हेडक्वार्टर है। क्लियर? अगर आपको आंसर पता हो बेटा तो पहले कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर देखिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉज फॉर्मेटेड। भाई IMF कब एस्टैब्लिश हुआ या कब फॉर्मेट हुआ? 27 दिसंबर 1945, 21 दिसंबर 1943, 27 दिसंबर 1943
और 21 दिसंबर 1945। अगर आपको करेक्ट आंसर हो तो कमेंट करिए, और ना पता हो तो बेटा करेक्ट आंसर देखिए और उसकी तारीख को याद रखिए। आईएमएफ जो है 27 दिसंबर 1945 को एस्टैब्लिश किया गया था। 27 दिसंबर 1945। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आईएमएफ। आईएमएफ में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है, कितनी कंट्री उसकी मेंबर्स है? 191, 188, 181 और 190। द करेक्ट आंसर इज 190। 190 कंट्री आज की तारीख में एट प्रेजेंट। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो वहां पे 188, 189 दिखेंगे, लेकिन आज जब वीडियो पब्लिश हो रहा है, क्लियर, इन 2021, आज देखा जाए तो 190 कंट्रीज आईएमएफ के मेंबर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक सिचुएटेड एट वेयर। कहां पे है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर? फिलीपींस, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी और मेक्सिको। द करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। याद रखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों सिस्टर कंसर्न है, क्लियर। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज व्हेन वर्ल्ड बैंक वाज फॉर्मेटेड। वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश की गई? जुलाई 1944, अगस्त 1944, सितंबर 1944 और जून 1944। द करेक्ट आंसर इज जुलाई 1944। ये जुलाई 1944 याद रखना, मंथ और ईयर, तब वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है? 191, 188, 181 या 189? सर जितने आईएमएफ में होते उतने वर्ल्ड बैंक में होते हैं, क्योंकि दोनों सिस्टर कंसर्न है, तो यहाँ पे भी आंसर 190 होना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ में 190 मेंबर्स है। द करेक्ट आंसर इज 189, ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर। अभी तक एक कंट्री जो है वो आईएमएफ की मेंबर तो है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनी नहीं है, क्लियर। तो 189 कंट्रीज है। जनरली कैसा होता है, अब तक जितने भी आपने बुक पढ़े होंगे सब में सेम होते हैं, 188, 188, 189, 189। पर अभी तक वर्ल्ड बैंक में जो नई कंट्री है वो इंट्रोड्यूस हुई नहीं है, क्लियर। बहुत जल्दी ये भी 190 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 189। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। कि भाई आईएमएफ के, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक आईएमएफ हो चुका है। यू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्लियर। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पे आईएमएफ हो चुका है, तो ऑलवेज रिमेंबर वर्ल्ड बैंक। टू एरिडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी और ऑल ऑफ दी अबोव। कि भाई वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्ट क्या है? बेटा मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड सॉरी फॉर दिस, कि भाई आईएमएफ नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होना चाहिए था, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्ट क्या है? एरिडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब गरीबी और भूखमरी को दूर करना, दूसरी कंट्री को मदद करना, उनके यहाँ पे कोई बाढ़ आ गई या कोई आतंकवादी हमला हो गया, पूरी कंट्री कलेप्स हो चुकी है, उसको फिर से खड़ा करना है, उसको फिर से आगे लाना है कंट्री को, उसके लिए फंड प्रोवाइड करना। और जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल के जो इक्वालिटीज़ नहीं है या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ में बैकवर्डनेस है उसको हटाना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट वर्ल्ड बैंक के हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव। वर्ल्ड बैंक के सारे काम करती है। अगर आईएमएफ होता है यहाँ पे तो आईएमएफ के ये सारे काम नहीं है। आईएमएफ सिर्फ ट्रेड को प्रमोट करता है और इंटरनेशनल लेवल पे पैसे कैसे ट्रेड करने वो सिखाता है, जबकि गरीबी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब के लिए कौन लड़ता है? वर्ल्ड बैंक लड़ता है, क्लियर। तो बेटा ये एक आप ध्यान देना एंड सॉरी फॉर दैट अगेन। नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड एट वेयर। भाई एशियन एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी और मैक्सिको। द करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस में है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्लियर। वहां पे उसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। द नेक्स्ट वन इज जो एडीबी है, व्हेन एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी वाज फॉर्मेटेड, क्लियर। ये सारी तारीखें आपको याद रखनी पड़ेगी। आईएमएफ कब आया, वर्ल्ड बैंक कब आया, एडीबी कब आया। तो ऑप्शन इज 12 दिसंबर 1967, 15 दिसंबर 1965, 18 दिसंबर 1967
और 19 दिसंबर 1966? द करेक्ट आंसर इज 19th दिसंबर 1966. क्लियर? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 19th दिसंबर 1966. द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एडीबी? एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर है? जैसे आईएमएफ में 190 कंट्रीज है, वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज है, एडीबी में कितनी कंट्रीज है? 69, 68, 71 और 80? द करेक्ट आंसर इज 68. हाल फिलहाल एट प्रेजेंट 68 कंट्रीज एडीबी के मेंबर्स है. नेक्स्ट वन इज न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली नोन एज, ये जो नया नाम मिला है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, पहले किस नाम से जाना जाता था? आईएमएफ, एडीबी, आईबीआरडी और ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स. द करेक्ट आंसर इज ब्रिक्स. क्लियर? करेक्ट आंसर क्या है? ब्रिक्स. याद रखना, अभी भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ब्रिक्स वर्ड यूज होता होगा. ब्रिक्स का नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक. क्लियर? ये नाम याद रख लेना आप, न्यू डेवलपमेंट बैंक. पहले वो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स सिचुएटेड एट, ये जो ब्रिक्स है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, चाइना, वॉशिंगटन डीसी और फिलीपींस? द करेक्ट आंसर इज चाइना. क्लियर? चाइना में फिलीपींस, सॉरी, चाइना में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट वन इज व्हेन ब्रिक्स वाज फॉर्मेटेड? भाई ब्रिक्स कब बनाया गया? 15 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2012, 15 जुलाई 2011, 19th जुलाई 2013? द करेक्ट आंसर इज 15th जुलाई 2014. 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स एस्टैब्लिश किया गया था. बेटा ब्रिक्स याद रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स कौन से नाम से जाना जाता है? 5 कंट्री के नाम से जाना जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये 5 कंट्री ने मिलकर ब्रिक्स को बनाया है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? कि भाई डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन सर्विस प्रोवाइडेड, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स. इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स का. अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग पे तो एक्साइज लगता है, मतलब CGST. सर्विस टैक्स पे सर्विस टैक्स लगता है, दैट इज CGST. सेल्स गुड्स पे वैट या तो गुड्स सेल्स ऑफ, मतलब सेल्स टैक्स लगता है, दैट इज SGST. द करेक्ट आंसर इज इनकम. बेसिक सा क्वेश्चन था. इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स. IGST स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST. तो IGST का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस देखिए, करेक्ट आंसर को कमेंट करिए. क्लियर? बहुत सिंपल से ऑप्शन है यहाँ पे. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST. Next was a dash is an extra fee, charge or tax that is added on to the cost of a goods or service beyond the initially quoted price. Clear? टैक्स के ऊपर और टैक्स आप लगा रहे हो. What is stand for that? Surcharge, cess, interest rate और commission? The correct answer is surcharge. आप जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हो that is called surcharge. Next one is first country to introduce GST. भाई GST पहले कहाँ पे लागू हुआ था? इटली, इंडिया, फ्रांस और जर्मनी? द करेक्ट आंसर इज फ्रांस. 1954 याद रखना बेटा, फ्रांस ने सबसे पहले GST इंट्रोड्यूस किया था. फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस ड्यूअल GST मॉडल. GST भी दो तरीके के होता है, एक होता है सिंपल GST सिंगल, और दूसरा होता है ड्यूअल GST. तो ड्यूअल GST सबसे पहले कौन लेके आया? इंडिया, जर्मनी, कनाडा और USA? द करेक्ट आंसर इज कनाडा.
Canada is the country who introduced dual GST. इंडिया में जीएसटी कब आया? बहुत ही एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन। 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2015। सिंपल ऑप्शंस। करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट वन इज सेबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, Security and Share Exchange Board of India, Share and Security Exchange Board of India. Simple question. Security Exchange Board of India, SEBI. Next one is functions of SEBI include. भाई SEBI के functions क्या इसमें से? What are the functions of SEBI? To safeguard the rights and interest of investor, reduce malpractices related to the stock exchange, establishing code of conduct and promoting the healthy functioning of the stock exchange, all of the above. ये भाई क्या काम है उसके इसमें से? वीडियो को पॉज करिए और करेक्ट आंसर कमेंट करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव। ये सारे काम सेबी करती है कि भाई इन्वेस्टर्स के पैसे भी ना डूबे, कोई गलत प्रैक्टिस ना हो जाए स्टॉक मार्केट में, और एक हेल्दी ट्रेड को प्रमोट करना है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके, कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स रेगुलेशंस। व्हेन सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड, हमें एक चीज़ तो पता है अप्रैल 1992, लेकिन विच वन इज द परफेक्ट डेट? द डेट इज 12th April 1992 व्हेन सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट वन इज As per Companies Act, balance sheet should be prepared in which format? कि भाई बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में होती है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से? शेड्यूल 1, 2, 3, 4। द करेक्ट ऑप्शन इज शेड्यूल 3। क्लियर? हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3। नेक्स्ट वन इज MRTP. MRTP स्टैंड फॉर व्हाट? Monopoly and restrictive trade practice, monetary and restrictive trade practice, monopoly and retro trade practice, or monopolies and restrictive transfer practice. The correct answer is monopoly and restrictive trade practices, MRTP. Next one is which of the following are functions of financial system? कि भाई इसमें से कौन से फिनेंशियल सिस्टम के फंक्शन है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर पेमेंट, ऑल ऑफ दी अबोव। ये सारे ही फंक्शन है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग्स टू कैपिटल मार्केट? इसमें से कौन सी सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट की है? ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। द करेक्ट आंसर इज बॉन्ड। बॉन्ड जो है वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में। बाकी के सारे मनी मार्केट के सिक्योरिटीज हैं। द करेक्ट आंसर इज बॉन्ड। आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ। आरबीआई किसको कंट्रोल करता है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, या तो बोथ कैपिटल एंड मनी मार्केट, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वो फ्रेम करता है। द सिंपल सा ऑप्शन है और आंसर इज मनी मार्केट। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट? कोई भी फिनेंशियल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर, और ऑप्शन 1 and 2 बोथ, मतलब प्रॉफिट एंड वेल्थ बोथ मैक्सिमाइजेशन। अगेन सिंपल एमसीक्यू। करेक्ट आंसर इज कोई भी बिजनेस हो, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट दो होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन भी राइट है, बट इट इज अ सब्सिडरी ऑब्जेक्ट, नॉट अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ यूजिंग ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, बोरोइंग ऑफ फंड, ऑल ऑफ दी अबोव। ये कौन से, मतलब 3 फेज होते हैं। पहले हम बोरो करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर मैनेजमेंट करते हैं अर्निंग का। तो कौन से स्टेज में ये आता है डिविडेंड पेमेंट, या सब में ये आता है?
द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग. द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग. Next one is application of managerial techniques like planning, organizing, controlling to financial function. This definition of financial management is given by कि भाई ये जो डेफिनेशन है फिनेंशियल मैनेजमेंट की, ये डेफिनेशन दी थी किसने? एर्नेस्ट वॉलकर, कॉर्नी एंडरसन, ट्रेंट मैथ्यू, पार्कर वेड. द करेक्ट आंसर इज एर्नेस्ट वॉलकर ने डेफिनेशन दी थी. In traditional approach of financial management, role of financial manager is dash, staff officer, line officer, A and B both, मतलब staff and line officer, or none of the above. The correct option is staff officer. ये ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टाफ ऑफिसर का रोल प्ले करता है वो. मॉडर्न अप्रोच ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डैश, एस्थेनिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच और डिसीजन अप्रोच. भाई मॉडर्न अप्रोच कौन सा अप्रोच है? इट इज अ एनालिटिकल अप्रोच. ऑलवेज रिमेंबर एनालिटिकल अप्रोच. नाउ फिल इन द ब्लैंक. पहले रेजिंग ऑफ फंड होता है, फिर क्या होता होगा? लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग होता है. तो सेंटर में क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, नन ऑफ द अबोव. सिंपल सा ऑप्शन, सिंपल सा आंसर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. पहले हम पैसा लेते हैं, फिर इसको यूज करते हैं और फिर उसको रिटर्न करते हैं. डैश इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. कि भाई इसमें से इंडस्ट्रियल पेपर हम किसे कहते हैं? ट्रेजरी बिल को, कमर्शियल पेपर को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को? द करेक्ट आंसर इज कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर को हम इंडस्ट्रियल पेपर भी कहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट वन इज डैश allocates saving efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real estate or for consumption. Financial system, banking system, इकोनॉमिक सिस्टम और मार्केटिंग सिस्टम. अब हमें पता है हम फिनेंशियल सिस्टम के एमसीक्यू कर रहे हैं. द करेक्ट आंसर इज फिनेंशियल सिस्टम. फिनेंशियल सिस्टम अलोकेट्स सेविंग एफिशिएंटली in an economy to ultimate user either for investment in real assets or for consumption. भाई पैसा मोबिलाइज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए और उसे हम क्या कहते हैं? फिनेंशियल सिस्टम. आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन डैश, 1 April 1935, 1 April 1936, 1 April 1947, 1 April 1934. The correct answer is 1 April 1934. फिनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स. अब देखिए फिनेंशियल डेरिवेटिव यानी क्या? डेरिवेटिव यानी फ्यूचर ट्रेड. हमेशा याद रखना डेरिवेटिव यानी क्या होता है? फ्यूचर ट्रेड. आप भविष्य का ट्रेड अभी से कर देते हो, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. अब देख लीजिए ऑप्शन दिया है स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर, नन ऑफ द अबोव. आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्यूचर. सिर्फ फ्यूचर ही डेरिवेटिव में नहीं आता, और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज आती है. जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिनेंशियल डेरिवेटिव. इसमें से कौन सा फिनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है? ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक और फ्यूचर. द करेक्ट आंसर इज स्टॉक. स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे ऑप्शन, ऑप्शन एक फ्यूचर के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम में ही है फॉरवर्ड यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और फ्यूचर के तो नाम में ही है फ्यूचर. तो ये तीन जो है ना वो डेरिवेटिव के एग्जाम्पल है, आप याद रखना. क्लियर? ये तीन के अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट होते हैं. क्लियर? तो स्टॉक इज द करेक्ट आंसर. तो फिनेंशियल डेरिवेटिव यानी क्या? फ्यूचर में जो ट्रेड होते हैं, और फ्यूचर में ट्रेड होने वाली ये तीन चीजें होती है, ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर. तो ये दोनों एमसीक्यू आप देखिए. फिनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स
अब देखिए, स्टॉक फिनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है, बॉन्ड फिनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है, फ्यूचर इज अ फिनेंशियल डेरिवेटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था? फ्यूचर। जबकि दूसरा एमसीक्यू क्या था? कौन सा नहीं है? तो स्टॉक नहीं है, बाकी तीनों फिनेंशियल डेरिवेटिव है। क्लियर? तो याद रखना बेटा आप ये। अब यहाँ पे ना मैंने 2 एमसीक्यू में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, आगे मिस हो गए वो। मैं आपको जस्ट ओरली बता देता हूँ। आपको ये पूछ सकते हैं एक और एमसीक्यू, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप नोट डाउन कर दीजिएगा। एनबीएफसी जो होता है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशन, जैसे ये मुथूट फाइनेंस हो गया या मनापुरम गोल्ड लोन हो गया, ये एनबीएफसीज है। तो एनबीएफसी को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन आते हैं आपको, अगर देते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि भाई आरबीआई, या तो सेबी, या तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या तो कंपनीज एक्ट। कौन सा इसमें से होगा? क्लियर? आपको अगर ओरली पता ना चलता हो तो आप लिख दीजिए एक पेज के अंदर और फिर सॉल्व करिए एमसीक्यू को कि भाई एनबीएफसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? ऑप्शन सुन लीजिए। आरबीआई एक्ट 1934, सेबी एक्ट 1992, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट 2013। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एनबीएफसी को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए, आरबीआई तो बैंक को कंट्रोल करती है, तो एनबीएफसी को तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सेबी जो है वो तो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, तो एनबीएफसी के उसके अंदर नहीं आते। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक के लिए बना हुआ है। एनबीएफसी जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है, उसके ऊपर कंट्रोल एमसीए का होता है। क्लियर? तो एनबीएफसी जो होता है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से परफॉर्म करती है, क्योंकि एनबीएफसी ना कोई बैंक है, ना कोई स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, दे आर ओनली कंपनी। वो एक प्राइवेट कंपनी, आप ऐसा समझ लीजिए। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको किसके हिसाब से चलना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। क्लियर? आगे थोड़ा स्लाइड में एरर आ गया था, उसकी वजह से वो आपको दिखा नहीं होगा, तो मैंने आपको ओरली सॉल्व करवा दिया। और दूसरा आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं जो मेरे से मिस हो गया आगे, अगेन वहां पे भी एक एरर आ गया था। ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं? ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री ने मिलकर ब्रिक्स बनाया था। तो ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं? क्लियर? ब्रिक का नया नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखना। तो ब्रिक्स में कितने मेंबर है? तो आप बोलोगे 5, तो आंसर हो जाएगा गलत। सही आंसर है 8, 8। और 3 मेंबर है, ये 5 तो थे ही पहले से, और 3 नए मेंबर हो चुके हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लियर? ये 3 नए जुड़ चुके हैं ब्रिक्स के साथ। हालांकि नाम जो है वो ब्रिक्स बदल के क्या कर दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि अब इस पे 5 मेंबर तो बचे नहीं है, अब इसमें 8 हो चुके हैं, तो ब्रिक्स नाम रख सकते नहीं है। तो ये 2 एमसीक्यू जो थे वो मेरे से छूट गए थे, सॉरी फॉर दैट। आपको ओरली सॉल्व करना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।